दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया तू मानेगा ना माने मन दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया दस होर केड़ा रब दा दवारा दस होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मनिया तू मानेगा ना माने मन दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया हंसते हंसते हर गम कहना हंसते हंसते हर गम कहना राजी तेरी रज़ा में रहना हंसते हंसते राजी तेरी रज़ा में रहना तूने मुझको हंसना सिखाया असां ते तैनू रब मंगया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मंगया तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना मेरी सांसों का बोले एक तारा असां ते तैनू रब मिल गया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मिल गया दस होर केड़ा रब दा दवारा दस होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मिल गया तू माने या ना माने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि जब आखिरी हफ्ता होता, मुझे लगभग 8 साल हुए यहाँ शो करते हुए कनॉट प्लेस में। वैसे तो 17-18 बरस हो गए इस तरह के शो करते हुए, लेकिन 8 बरस हुए करीब इस शो को यहाँ पे करते हुए। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जैसे जैसे साल का आखिरी हफ्ता आता है वैसा शबाब फिर कभी नहीं मिलता, साल भर देखने को नहीं मिलता था। जनता ऐसी जबरदस्त, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और नए साल तो अभी थोड़ा सा भी वक्त है, लेकिन हमें तमाम सारे लोग जो इस हफ्ते यहाँ पे मौजूद रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मास्क गार्ड साहब देते रहिएगा, सबको कम नहीं पड़ने चाहिए, बिल्कुल सबको मास्क मिलते रहना चाहिए। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने, कहां से आना हुआ साहब आपका? चंबा से। चंपावत, ये उत्तराखंड। कैसे हैं, ठंड कितनी पड़ रही है वहाँ? बहुत ज्यादा, यहाँ से ज्यादा पड़ रही ना। चंपावत तो ऊपर है थोड़ा जी। तो बताइए कैसे आना हुआ? आपसे 3-4 दिन पहले भी आया था मिलने के लिए। 3-4 दिन पहले आए थे मिलने, हमने ध्यान नहीं दिया आपका। कागज दिया था आपने मुझे, कोई कार में गाड़ी में दिया था, मुझे मालूम है गाड़ी में आपने काम दिया था, कागज दिया था। और वो साथ शायद कोई इलाज का था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर दूंगा, मैं बातचीत जरूर करूंगा आपसे। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? मुजफ्फरपुर बिहार से। मुजफ्फरपुर बिहार से। जनाब कहिए कैसा है, क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि नया साल नई उमंग के साथ आवे। नया साल नई उमंग के साथ आए। नई उमंग से मतलब क्या? देश में क्या चीज होनी चाहिए? देश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, भाईचारा हो, समानता हो। ये सारे भाईचारा, समानता, समृद्धि लेकर के देश नए उमंग के साथ आगे चले। क्या बात है। क्या नाम है साहब आपका? सुधीर कुमार ओझा। सुधीर कुमार ओझा जी ने जो दो आखिरी के वर्ड बोले वो बड़े जबरदस्त है, समानता और दूसरा उन्होंने बोला भाईचारा। आज का जो मुद्दा है इसी भाईचारे के तमाम सारे बिंदुओं पे है। टी हसन साहब जो हैं, बरेली के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा मुरादाबाद, जी सॉरी मुरादाबाद। आजकल जो पैनल पे बिल्कुल तैयार बैठे थे मुरादाबाद के, उन्होंने कहा कि सारी जो संस्थाएं हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए। और उनका इशारा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ रहा होगा ये सारी जनता जानती है। जी, तो इशारा किस तरफ था? उन्होंने कहा कि जो
भाईचारे को बिगाड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। तो ये जो आपने बात दो कही समानता और भाईचारे की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आप कहां से आए साहब? मुरादाबाद से ही आए। देखिए साहब, मैं मिस कर गया था। जी, कैसे आना हुआ इधर? काम करते हैं, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सिलाई का। सिलाई का काम करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। आप जनता करे पुकार, शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त करो। तो कब जा रहे हैं वापस पटना? 1 महीने बाद सर। 1 महीना बाद आते रहिएगा, जरूर आते रहिएगा आप, जरूर। जी जनाब, मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से? बहुत दूर है बुलंदशहर से। एक मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ जी जी, जरूर दीजिए मैसेज। जी, माइक करिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि एकता, समानता, प्रसन्नता रहे, मेरे देश की महानता रहे। वाह क्या बात है। क्या काम करते हैं साहब आप? सर आई एम वर्किंग, अभी मैंने HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर था, अभी DCB बैंक ज्वाइन किया है। दूसरे बैंक ज्वाइन कर लिया। और मैं आखिरी लाइन जोड़ता हूँ, आप इसी तरह तरक्की करते रहें, एक बैंक छोड़े दूसरी बैंक पकड़े और ऐसे ही पैसे बढ़ते रहे आपके। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार शर्मा। गिरीश कुमार शर्मा जी, मैं समझ गया था शर्मा जी कविता विविता थोड़ा बहुत जानते हैं आप, क्यों जो रिदम में आप बोल रहे थे ना। बुलंदशहर के हैं ना शर्मा जी? क्या बात है साहब, मैं समझ गया। कैसे आना हुआ साहब आपका? आपको सुनने के लिए। सुनने के लिए? हाँ, तो मैं तो रोज ही भाषण देता हूँ, तो आप आ गए आज, है ना जी? हाँ जी, क्या जी, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है साहब आपका? शिवम पलिया, शिवम। कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर, MP। MP से। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं आप भी नए साल पे? नहीं कहना चाहते। जी, आप कहाँ से हैं? भोपाल। भोपाल से। तालों का ताल भोपाल। जी बोलिए, कैसे हैं आप? क्या काम करती हैं आप? मैं IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो यहीं पे हैं दिल्ली में? नहीं, पुणे। पुणे पुणे में। हाँ, पुणे की तो बहुत सारी। मैं आ रहा हूँ भाई, देखो अल्लाह मचाओगे तो आऊंगा। मैं आ रहा हूँ, जरूर आ रहा हूँ। बहस यहीं से शुरू होगी। जी जी, नमस्कार साहब, मैं आ रहा हूँ। खड़े रहिए, मैं इनसे पूछ लूँ, मैं आपके पास आता हूँ। कुछ कहना चाहती हैं? बस यही कि कोरोना आ रहा है तो थोड़ा लोग प्रिकॉशंस मेंटेन करें। जी, मैं जरूर जरूर कोरोना के लिए खास तौर से ये बात आपने सही कही कि प्रिकॉशंस जरूर लेने चाहिए और प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, एडजस्टमेंट करो। जी हाँ बाबूजी। मेरा नाम तिलक राज बब्बर। तिलक राज बब्बर जी, कालका जी से हैं। क्या पेंशन नहीं मिली इस बार? DTC में रिटायर हुआ अभी। DTC में रिटायर हुए, पेंशन नहीं आई इस बार? नहीं आई। नहीं आई। पिछले महीने आई थी? पिछले महीने तो आई थी। इस महीने नहीं आई। तो आ जानी चाहिए, आनी चाहिए। आ जाएगी बब्बर साहब, आ जाएगी। नहीं आए तो फिर यहीं पे फिर एक बार बोलेंगे कि DTC की जो पेंशन है वो इस महीने नहीं आई है, तो आ जानी चाहिए थी अब तक। बाबूजी आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। क्या नाम हो गया आपका? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी, क्या काम करते हैं साहब आप? जॉब करते हैं सर। अच्छा, सरकारी सेवा या प्राइवेट? प्राइवेट सेवा। प्राइवेट सेवा। तो जो उतरा हुआ चेहरा होता पता चल जाता प्राइवेट जॉब ही होगी। ज्यादा काम कराते हैं ना? बिल्कुल सही। नहीं नहीं कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सरकारी में और प्राइवेट में, दोनों को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। मैं तो इसलिए पूछा, थक जाता है आदमी, आता है जब लौट के ऑफिस से। जी आ रहा हूँ, खड़े रहिए वहीं पे, उसी जगह खड़े रहिए और वो चेहरा उतार लीजिए नीचे। हाँ, इतनी ठंडा नहीं है। हाँ जनाब, तो कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। बोलिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत अच्छी, सबसे अच्छा तो आप बोले। हाँ बताइए, क्या हो गया था? वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ। सर हम यही कहना चाहेंगे, देखो मास्क भी जरूरी है, कोई डरा है। हाँ। और देश में हर व्यक्ति की सुरक्षा जरूरी है, रक्षा जरूरी है। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें ही मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, क्योंकि देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो सबको स्वस्थ रख के मस्त रहे। बहुत अच्छी बात है। तो मुरादाबाद के जो सांसद साहब ने कहा कि बैन हो जाना चाहिए, दरारें पैदा करने वाले, दिलों को बांटने वालों को बैन करना चाहिए, लोगों में नफरत फैलाने वाले सभी संस्थाओं पर बैन लगना चाहिए। आज राजनीति, विकास, रोजगार, महंगाई किसान पर नहीं हो रही है, आज हिंदू मुसलमान पर राजनीति हो रही है। मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। जी आप बोलना चाहते हैं? जी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा भैया जी। आज क्या हो रहा, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि हिंदुओं को जो है अपने हथियारों पे जो है क्या नाम ले तो धार लगा लेनी चाहिए। सब्जी काटने वाले चाकू पे भी धार रख के रखना चाहिए, क्योंकि जो जिहाद करते हैं उनके पास हथियार रहता है, तो हमारे पास भी हथियार होना चाहिए। हाँ। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं। उनके हमेशा से ही ऐसे विवादित बयान रहे और दिल्ली के कई सांसद हैं जिन्होंने कहा गोली मारो सालों को। तो बीजेपी के नेताओं की कैसी भाषा होती जा रही है दिन पे दिन, कैसे हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई और बात नहीं है भैया जी। क्या बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, देश में महंगाई पे बात नहीं होगी? $8 इतना ऊपर आसमान छूता जा रहा, पेट्रोल की कीमतें, सारी चीजें हैं।
मगर ये चाहते ही इसलिए है कि लोगों का ध्यान इधर से हटाकर और इधर कर दिया। ध्यान इधर से हटा के उधर कर दिया जाए। तो आज 2 रुपए महंगा हो गया क्या? दूध 2 रुपए महंगा हो गया। जी मेरी नजर है, मेरी नजर है। मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। जी जी आया जी। हाँ जी, हाँ बोलिए, क्या हुआ बाबूजी बताइए। अरे मैं तो 2.5 साल बाद आया हूँ यार। हाँ बिस्तर पे पड़ा था, ऋचा आई थी, उनको देख देख के फिर मैंने कहा यार जाऊंगा जरूर प्रतीक भाई के पास। हाँ बिस्तर से आया हूँ मैं तो। बिस्तर से क्या सब ठीक तो है? बिल्कुल ठीक नहीं है, लग रहा है ठीक। अच्छा। जैसे देश से ही लगता है लोगों को है अच्छा। गजब है भाई। मैं आ रहा हूँ, पूरा भरा हुआ है मामला। जी आया। देखिए जिस एमपी ने बोला है हाँ ये बात, हाँ वो जिस पार्टी के हैं, एस.सी. हसन साहब, समाजवादी पार्टी। देखिए बाबूजी आराम से। हाँ जी वो कह रहे हैं कि भारत में मोहब्बत का माहौल बनना चाहिए, यही कह रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, ये कहा उन्होंने। हाँ। उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी थे, अब नहीं है। हाँ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, दिवंगत हो गए वो। उनके राज में समाजवादी पार्टी की जब सत्ता थी, बेकसूर निहत थे कार सेवकों को डायरेक्ट गोली मरवा दिया था। वो आदमी मोहब्बत की बात करेगा? ये मोहब्बत का लफ्ज कहने लायक भी ये लोग नहीं है। उनसे पहले अभी उनके एक साथी, आपने देखा होगा बिहार के अंदर आरजेडी का नेता है, उसको भारत में डर लग रहा था। एस.टी. हसन भी दूसरा नंबर लगने वाला है। इनका भी बयान ऐसे ही आया। साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा उस पर नहीं बोले आप? जी हाँ जी। भैया जी अब इसे तो आप फ्रिंज एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो आपकी सांसद है। और मोदी जी ने भी कहा था कि इन्होंने ऐसा काम किया जिसके से मेरा दिल दुखा। मोदी जी का भी दिल दुखा चुकी और तब भी पार्टी में बनी हुई, उसे पार्टी से बाहर क्यों करते हैं आप? देखिए फ्रिंज एलिमेंट की वो लोग बात कर रहे हैं जो फ्रिंज एलिमेंट की स्पेलिंग नहीं बता सकते। सॉरी टू से, मैं इनको नहीं कहना चाहता। आपको मैं एक बात बता दूं, ये कह रहे हैं जिन लोगों ने गोली मरवा दिया, जिन लोगों ने डिफरेंसेस समाज के अंदर इतना लंबा कर दिया, इतनी बड़ी खाई कर दी, उनसे ये सवाल नहीं करते। उनको भर भर के वोट देते हैं, उनको भर भर के वोट कहते हैं उनको भर भर के वोट देते हैं। अब ये तो आपकी बात अपनी है। मैं क्या छोटे मैं दे रहा हूं। नहीं चौपाई, अरे चौपाई पढ़ेंगे। नहीं यासिर अगर वो चौपाई पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। समाज दिक्कत तो यही है। हाँ। दिक्कत है ये गोधरा कांड कराने पहले दिक्कत ये है कि ये चौपाई पढ़े तो ठीक, आप पढ़े चौपाई तो गलत। रामचरितमानस को ये बता रहे हैं, इनको दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि इन्होंने तो कभी पढ़ी नहीं, इनको पता है, तो जब पढ़ते हैं तो इनको दिक्कत होने लगती है। राम की बात जिसमें लिखी हो, अगर हम उसका गुणगान करें इनको दिक्कत लगती है। बताइए ये बीजेपी के कैसे बीजेपी के लोग हैं? गोधरा कांड शायद भूल गए होंगे, जो गोधरा कांड में नरसंहार हुआ था, याद है कि नहीं याद? और दूसरा बस्ती में मेरी हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में मेरी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की सूरत देखने को हम तरस गए। ये जी मैं आया। कांग्रेस भैंस को ढूंढवाने वाले लोग आज बस्ती में इंसान को देख रहे हैं। महिलाओं को लेके क्या शब्द बोला था आजम खान साहब, मैं उसको जनता के सामने रखना नहीं चाहता हूँ। ये समाजवाद है। ये समाजवाद ने जो नफरत फैलाया है समाज में, उसको ठीक करने में योगी जी को दो तीन और अभी समय लगेगा, और योगी जी ठीक कर रहे हैं। प्रतीक जी, आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा, और क्या पता इस दिल में क्या हो गया है, दिमाग में लोगों को क्या हो गया है। हमेशा नफरत। अभी भी इतने देर में हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपने कहा भाईचारा मेंटेन होना चाहिए, ये लोग भाई को चारा बनाना चाहते हैं। भाई को चारा मत बनाइए, इस देश में भाईचारा रहना चाहिए। कोई भी संस्था हो जो देश में नफरत फैलाता हो, जो देश में कट्टरता फैलाता हो, चाहे वो मदरसे की बात हो, चाहे वो किसी संगठन विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन की बात हो, उसको बैन होना चाहिए इस देश में। और देश में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदा रहना चाहिए। भारत का संविधान। भाई को चारा कहने वाले 84 का वो बर्बरता भूल गए क्या? भाई को चारा कहने वाले क्या
तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने हाशिमपुरा में खड़े होकर गोली मरवा दिया, वो भूल गए क्या? ये भाईचारा की बात करते हैं, जिनके रग रग में नफरत भरी हुई है, जिन्होंने भारत को तोड़ा है, जो भारत को तोड़ते हुए बड़े हो रहे हैं, ये नफरत। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने चले हैं। अरे रुको रुको, अभी आ रहे मोहब्बत की बात करेंगे। हमारे दुकान में सिर्फ प्रेम है, अहिंसा है, नफरत नहीं है। ये नफरत। प्रतीक जी, यहाँ पर बात हो रही है उन अतिवादी संगठनों को बैन करने की, और मैं सबसे पहले सवाल ये एसटी हसन जो मुरादाबाद, मैं खुद वहीं से अमरोहा से आती हूँ, तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वो शुरुआत उस संगठन से करेंगे जो आतंकवाद के कन्विक्ट्स को लीगल सहायता देते हैं, क्या उनसे शुरुआत करेंगे? आप सबको याद होगा कि जो आतंकवाद के इल्जाम में जेल जा चुके हैं उनको कौन लीगल एड पहुंचाता है? क्या आज तक उनसे सवाल हुआ कि हमारे देश में आतंक फैलाने वालों को और जिनको कोर्ट से सजा मिल चुकी है उनको सहायता देने के लिए, चाहे कमलेश तिवारी हो, उसके कॉन्विक्ट्स को किसने लीगल एड दी? सजा मिलती है उससे पहले वो लीगल एड पहुंचाना शुरू कर देते। सबसे पहले आप खुद प्रूव कीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, इंसान हैं। आप खुद तो मुसलमान बन के रहना चाहते हैं और पूरे देश से उम्मीद करते हैं कि वो आपका समर्थन करे। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गजब है बड़ा। आपको भी बोलना है, इसी में बोलना है कि भाई साहब से बोलना, मौलाना जी से मुझे। मौलाना जी से बोलना है? वो बोलेंगे, मौलाना जी से बोलना है। पक्की बात है, वे बोलेंगे। कौन बोलेगा? मुल्ला जी बोल। अच्छा, आप तो अपने में मस्ती में मस्त रहो, मैं आया अभी थोड़ी देर में। जी जी जी, जनाब। देखिए, जो लोग दल में हैं वो तो दल की तमाम नीतियों को सामने रखकर बात करेंगे, लेकिन हम लोग दिल में हैं और दिल की बात करना चाहते हैं। देखिए, ये इसमें बिल्कुल संदेह नहीं कि देश में नफरती गिरोह है। बैठ जाएंगे। नो डाउट नफरती गिरोह है, लेकिन किसी पार्टी का निर्वाचित सांसद अगर ये कहे कि ये काम करना चाहिए, तो सवाल उनसे भी लाजमी है कि आपको भी अवसर मिला था, आपने भी सत्ता शासन का सुख भोगा, केवल राज्य में नहीं केंद्र में भी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे थे, आपके समय में आपने किन किन ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया, यह सवाल होगा एक। दूसरी बात, क्या राहुल गांधी जी के उस सुर में सुर मिलाने का तो ये मामला नहीं है। उन्होंने भी एक बात रखी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आज उनको याद आया सिर्फ हिंदू मुस्लिम? जब वो सत्ता में रहते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी का समझ गए ना, मंत्री नहीं बनाया तो उनको देश में डर लगने लग गया। मंत्री बना देते तो वो फिर मंत्रिमंडल में रह के बहुत कुछ कर लेते। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने मुसलमानों के लिए क्या क्या, अगर मुसलमान के हैसियत से मैं पूछ लूं तो, और एसटी हसन साहब से पूछ लूं तो, अगर हमारे घर में हमारा बच्चा खराब होगा तो मेरा कर्तव्य नहीं बनता क्या उसको सुधार करना? मौलाना ने बहस को आगे बढ़ा दिया। जी जनाब अली, क्या नाम हो गया आपका? संदीप जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, उत्तराखंड अहमदाबाद से आया हूँ। उत्तराखंड अहमदाबाद से? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अहमदाबाद से आया, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात। बोलिए सर। अभी तक का ये है कि राजनीति चाहे 1947 से चली है चाहे आज है, लेकिन भारत के नसीब में हमेशा एक चीज आई है कि भारत तेरे नसीब में क्या बस गुंडों की टोली है, अन्नदाता डंडों से पिटते और बेटों को गोली है। भारत तेरे नसीब में क्या बस गुंडों की टोली है। अरे धर्म के नाम पर नीति है बनती, माएं अब ये क्या है जनती, लालच में देश है लुटता, जनता अंधी या भोली है। भारत तेरे नसीब में क्या बस गुंडों की टोली। अरे वन बाय उनका भारत के नसीब में कभी इस तरह की नीची सोच हो ही नहीं सकती। भारत दुनिया में सबसे परचम लहराने वाला देश है। भारत वो देश है जिसके वीर सरहदों पे अपनी माओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जी आया। दो जरूरी बातें, हमें अपने महान मुल्क पर फक्र है। यहाँ पर सदियों से फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। तो यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किस पे पाबंदी लगनी चाहिए, जनता जनार्दन होती है। और बड़ी जरूरी बात कि सरकार ने बोला था कि मदरसों को हाईटेक करेंगे, मेन स्ट्रीम में लाएंगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर अपने गिरेबान में झांकने की सबको आवश्यकता है। बहुत आसान होता है बोलना कि यहाँ पर इस पर पाबंदी लगा दीजिए। यहाँ पर संकल्प होना चाहिए, नए साल में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, महाशक्ति बनाएंगे, अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पे ले आए हैं। और यहाँ पर कोरोना से भी निपटना है। राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं।
दिलों में दरार पैदा करने वाले संगठनों पे बैन लगाएंगे, तो 80% 20% पर कैसे बैन लगाएंगे आप? शमशान कब्रिस्तान करने वाले पे कैसे बैन लगाएंगे आप? 2002 में सबक सिखाने वालों को कैसे बैन लगाएंगे आप? सवाल यह है कि जो बात कह रहे हैं क्या सचमुच में दिल से निकल रही है क्या? ये केवल जुबान से निकल रही है, दिल में तो आप दरारें पैदा करने का ही काम लगातार कर रहे हैं और उसी बुनियाद पे आप राजनीति कर रहे हैं। महाराज, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों में जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों में दीवारें पैदा की गई है और दरारें बनाई गई है, उसका खामियाजा आने वाले दिनों में लोग। ये शब्द जो है सबसे सफेद झूठ है कि 8 सालों से 2014 से नहीं, फिर सवाल पैदा होता है 1947 से। चलिए, पहले तो बंटवारा हुआ, एक बहुत बड़ा जख्म था, लेकिन बंटवारे के बाद 1950 से गिनाना शुरू करूंगा, 55,000 बड़े दंगे हैं कांग्रेस के खाते में। 55,000 दंगे हैं कांग्रेस के खाते में। आप 14 बोलकर यही इससे पहले हिंदुस्तान की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर किसी ने वोट नहीं मांगा था, किसी ने वोट नहीं मांगा था। आपने मांगा है, धर्म के आधार पर आपने राजनीति की है। शाहबानो मुकदमा आया, पूरा भारत जानता है शाहबानो मुकदमा में फैसला क्या आया सुप्रीम कोर्ट का। क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला और बदलने के बाद अयोध्या में जाके आपने मस्जिद का ताला खुलवाया? आप बात करते हैं, आप मेंटेन कभी इधर शोषण कभी इधर शोषण, तुष्टीकरण कर। गजब भाई, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। कैसे आना हुआ इधर? बस घूमने आए हुए। घूमने आए। क्या काम करते हैं साहब? अभी काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते, अभी समझ रहे हैं क्या काम किया जाए। ठीक है, वो भी सही, अच्छी बात है, काम समझ लेना चाहिए कि क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। आप कहाँ से आए? मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगरा के लोग तो बिल्कुल पेठे की तरह मीठे होते हैं। जी, बात करना चाहेंगे। देखिए, इस सरकार की अगर आप सारी नीतियाँ देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे जनधन योजना में पैसे आए हो जो कोविड काल के समय, कभी भी हिंदू मुस्लिम में या कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। आप एक चीज को मानिए कि इस समय बीजेपी का मतलब है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। क्या नाम है आपका? शिवाशीष। शिवाशीष, क्या काम करते हैं आप? मैं लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, अंदर आइए। वो इसलिए नहीं बुलाया, तैयारी के बारे में पता करना है। तो कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है। तैयारी अच्छी चल रही है, बढ़िया है। और ये पहला अटेम्प्ट है? जी, मैं अपना राजस्थान स्टेट आरपीएससी दे चुका हूँ, उसमें मैंने मेंस दिया था। हाँ। अब मैं उसका सेकंड अटेम्प्ट फिर से दूंगा। सेकंड अटेम्प्ट है, क्योंकि जब आप पॉलिसीज पे बोलने लगे तो मुझे लगा कि ये आदमी पॉलिसी पे कैसे बोल रहा है, इसके मतलब इसने पढ़ा हुआ है। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया करते रहे। आप मौजूदा व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल आपसे यही है कि देश की जो राजनीतिक मौजूदा व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे कोई टिप्पणी आपकी क्या है, और बेहतर सुशासन कैसे संभव है, और कैसे हर हाथ को काम और वो जो हाशिए पे बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुंचे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये सवाल यही बताएंगे, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले ब्यूरोक्रेट हैं। इस देश की शासन व्यवस्था में अगर आ गए तो ये बहुत बड़े अफसर बनेंगे, और अगर ये अफसर बनेंगे तो इनसे जानना बहुत जरूरी है कि हर हाथ, हर आदमी को समानता के साथ ये कैसे देखेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम आपका? शिवाशीष। शिवाशीष, आपको पहले तो बहुत शुभकामनाएं। और यू आंसर द क्वेश्चन। सर, सबसे पहले महात्मा गांधी ने कंसेप्ट दिया था सर्वोदय का, कि हर एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी आदमी का भी भला करे। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर को सर्वोदय की भावना से काम करना चाहिए। उसमें जो एक कॉलोनियल लेगेसी जिसे कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, उसका त्याग करना चाहिए। तीसरा सर, हमें इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए जैसे अपना ई गवर्नेंस, आरटीआई, इससे करप्शन कहीं ना कहीं डाउन होगा। और सर, आज की मौजूदा व्यवस्था में एक इंडिया में इशू है, सोशल इशू, कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिवीजन जरूर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि आज की गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही, बट सोसाइटी में डिवीजन है, ये एविडेंट है। आप देख लीजिए, चाहे बीजेपी के कोई एमपी हो, चाहे संसद अपना समाजवादी पार्टी के भी आज एक सांसद है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, टी हसन सर नहीं, एक और है, उन्होंने आज ये बोला था कि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये तो बीजेपी का एक वो है। आप इतनी सीरियस ग्लोबल कैलामिटी को आप कह रहे हो कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखिए, आज भी एक रिपोर्ट आई है कि चाइना में, बीजिंग में एक दिन में करीबन 11,000 लोगों की मौत हुई है। ये एक सीरियस इशू है। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों से कहता हूं कि जैसे भी आपने भी पहले कहा कि हम प्लीज रिलीजियस मुद्दों को छोड़िए, आप सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन, सबकी इक्वलिटी कैसे हो, उस पर बात कीजिए। क्या बात है। ऐसा एग्जामिनेशन तो शायद ही आपको कहीं मिले कि 1000 लोगों के बीच में एक सवाल पूछा जाता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब देते हैं। यकीन मानिए,
आपका सिलेक्शन तो जरूर कभी ना कहीं होगा। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं? जी आखिरी बात सर, यूपीएससी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी को संभालने वालों लोगों का चयन करना है, तो यूपीएससी अपने आप में सर एक बहुत बड़ी चीज है। वाह क्या बात है। और वो तमाम सारे जो इंस्पिरेशन है उनको सामने लाना भैया जी का भी काम है, और ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं उनका जी बहुत उतावलापन है, गजब का उतावलापन है। ये उतावलापन बहुत गड़बड़ करता है राजनीति में, तो बहुत ज्यादा उतावलापन ये गड़बड़ कर देता है। देश सेवा में लगे हैं बहुत ज्यादा। क्या क्या काम किया हमने? देश सेवा में मरने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए तैयार। आइए पहले मौत ले लें आपकी, यहाँ पे आइए। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे हमको जो मरने के लिए, आइए यहाँ मरने के लिए तैयार हैं, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस गौड़ है। प्रिंस गौड़, तो आप मरने के लिए तैयार हैं बिल्कुल पूरी तरह से, जीने के लिए नहीं तैयार हैं? जिएंगे भी। तो जीने को कहिए कि जी हाँ चाहता हूँ, और काम मैं बताऊंगा क्या करना है। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं देश सेवा करता हूँ सर। देश सेवा करते हुए। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से? जिला रामपुर के। जिला रामपुर। राजनीति आपके खून में है? बिल्कुल नहीं है सर। मैं समझ गया साहब, कोई बात नहीं, राजनीति तो अच्छी बात है, लेकिन आप मरने के लिए तैयार हैं? मैं सर समाज और अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। अगर जो देश की कूटनीति जो ये कहते हैं ना कि आज करोड़ों जो हिंदू जो मुसलमान लोग रह रहे हैं वो हिंदुओं के भाई हैं, तो आज मेरी बहन श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होते। इस तरह की सोच है आपकी, है ना? चुनाव अभी लड़ेंगे या थोड़े दिन बाद? जिंदगी में सर जीते जी अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। पक्का? तो ये बस समझ लो जी गए तुम, क्योंकि ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और सुनो, झूठ बोलना नहीं, जो यहाँ झूठ बोला तो गड़बड़ होगा। पर ना मैं पूछूंगा, अब तुम गुरु तुम्हारा मैं हूँ, गुरु तुम्हारा मैं हूँ, तो तुम्हें बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ना। बिल्कुल नहीं। 100%, 200% चुनाव नहीं लड़ोगे? नहीं लड़ना। जय श्री राम के लिए लड़ना है, जय श्री राम के लिए जीना है। तो राम को सबसे अच्छा क्या लगता है? राम को सबसे अच्छा लगता है कि अगर अपने लिए लड़ना है तो रावण को भी मार सकते हैं, और अपने लिए अगर किसी चीज को पाना है तो शांति के साथ वनगमन भी कर सकते हैं। ये राम को अच्छा लगता है। लेकिन राम को सबसे अच्छा लगता है राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को सिर्फ प्रेम अच्छा लगता है। तो सबक दूसरा देंगे, मरने के लिए तैयार रहो। वक्त छोड़ा था ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आया। झारखंड के धनबाद में बदमाशों ने की एक लैब में फायरिंग, प्रिंस खान के गैंग पर ला 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 म्यूजिक के साथ सुनो भैया जी की बात, म्यूजिक के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में भैया जी कहन में आपका एक बार फिर से स्वागत है किनॉट पे। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद, तमाम जनता मौजूद, उनके बीच में मुद्दा
और मुद्दे के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल आप सारे लोगों का, लेकिन मैं आपका आज मैंने तारुफ भी नहीं कराया, परिचय भी नहीं कराया, वो मुझे करा लेने दीजिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज डिबेट में हिस्सा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवत साहब प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राधे कृष्ण बिहारे जी बहुत मौजूद हैं, बहुत बहुत तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ वो तमाम सारी जनता, इसमें से एक शख्स जो मरने के लिए तैयार, वो भी मौजूद है। भाई मुझे नहीं समझ में आया, जो राम का भक्त होता है वो तो जीता है, कैसे मरेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, मरने वाली बात बेटा नहीं, गलत है। जीने वाली बात, देश के लिए जियो, जीने की जरूरत है इस समय देश में, मरने की जरूरत नहीं है। मारा मारी के लिए तमाम लोग हैं यहाँ पे, तमाम लोग मौजूद है, सब दिन भर मारा मारी हो रही है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं यात्रा से निकल रहा था तो मैंने तो कहीं नहीं हिंदू मुसलमान देखा, ये जो बीजेपी वाले हैं यही हिंदू मुसलमान करते हैं। हाँ, तुम्हें तो राजनीति करनी नहीं है, इसलिए आंखें बंद रखो तुम अपनी, और तुम वही ध्यान लगाओ जहां पे एकदम अर्जुन देखता है क्या चिड़िया, आंख वहीं देखो तुम मछली, हाँ तुम वहीं देखो सिर्फ, और तुम इन चक्करों में ना पड़ो राजनीति के, क्योंकि तुम्हें तो चुनाव लड़ना ही नहीं है ना, और तुम्हें हाँ, और ये नारा जो है तुम बस अपने घर में लगाओ। मैं आया जी, बोलिए। देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस परेशान इसलिए है कि आज दुनिया में और भारत में सबसे मशहूर अगर कोई पॉलिटिशियन है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहे। आज G20 जैसा सम्मेलन भारत मेजबानी करने जा रहा है, भारत के पास अध्यक्षता भारत को मिली है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये पता क्या कह रहे हैं, ऐसे इवेंट तो हमने भी किए, हम भारत के बड़े बड़े शहरों में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस शहर में G20 का सम्मेलन और इवेंट होने नहीं जा रहा है। ये भारत के लिए गौरवशाली वक्त है, भारत के लिए फख्र करने का वक्त है, और ये कांग्रेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो इस वक्त का नेतृत्व है वो दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। जी मैं सुनिए, देखिए नरेंद्र मोदी जी को आज दुनिया के बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप है, उनकी तरफ देख रहा है। आज आप G20 में जो देश आपने बोला वो रिपीट हो रहा है जी, उनकी ताकत का एहसास बिल्कुल मैं मान लिया, बेचैन है ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। मैं एक सेंटेंस बोल देता हूं, बहुत काफी हो जाएगा। आप जो है मोदी जी की काट नहीं ढूंढ पाए हैं अभी तक, और मोदी जी की काट ढूंढ नहीं पाए, इसलिए आप ईर्ष्या कर रहे हैं। यही तो बात हुआ कुल मिला के, यही बात है ना, इसलिए आप ईर्ष्या कर रहे हैं, और ईर्ष्या जो है वो आप उसमें आप द्वंद्व भी करने लगते हैं। आपको लगता है कि हम जैसे लोग गांधी के भक्त कभी ईर्ष्या कर सकते हैं? हाँ। सत्य और अहिंसा पर चलने वाले हम लोग हैं। हाँ, दिक्कत वहां होती है, पहले तो ये लोग शुरू करते हैं भारत भारत माँ के नाम पे, और बाद में आके इनकी अंतिम जो आंख की जो पुतली है वो सिर्फ मोदी जी पे टिक जाती है। अरे भैया, मोदी जी से बड़ा भारत है, ये देश है, और देश में सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी तरह के लोग हैं, धर्म के, जाति के, संप्रदाय के। भारत का संविधान बड़ा है, उसके हिसाब से हम चाहते हैं देश चले। नौजवान, यहाँ के लोग, मन की बात, दो सेकंड, ये जन की बात ज्यादा जरूरी है, मोदी जी से के बाद से ज्यादा जरूरी लोगों की आवाज है। मैं आया, विपिन आया, मैं इधर कोई हाथ उठा रहा। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? सर हम सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर से, सुन लो भाई, सुन लो, मैं आएगा सर, आपका साहब कुछ ऐड करना था, कुछ रह गया? हाँ जी, एक बात और, देखिए कोई बात नहीं। इससे पहले G20 की जो मीटिंग अभी कोई कांग्रेस को ज्यादा नहीं टाइम दे दिया, ना कम दे दिया, कोई बात नहीं। मेरा टाइम इनको दीजिए, इनको दीजिए। आइए जी, बोलिए। सुल्तानपुर, बोलिए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमें। हाँ, अरे सुल्तानपुर को जान रहे हैं यार, वो चालाक लगा सुल्तानपुर पहुंच जाए, तो ऐसा कह रहे सुल्तानपुर नहीं जान रहे। जैसे अभी नहीं हाँ, कहाँ से बताओ? भागलपुर।
भागलपुर, ठीक, आता हूँ मैं, आता हूँ। देखिए सर, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं प्रोग्राम जब से हो रहा है, यहाँ ज्यादातर लोग जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम जप रहे हैं, जबकि आपको भी सबको दिख रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी जिस समय उन्होंने पदयात्रा शुरू की, उस समय उनके साथ बहुत सारे कम लोग थे, लेकिन आज पूरे देश में चारों तरफ जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हर जाति के, हर समुदाय के, हर बेरोजगार हो चाहे रोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारी बहनें हो, सारे लोग माननीय राहुल गांधी जी के चुपचाप रहे। अगर आप सुन नहीं सकते तो आपके लिए प्रोग्राम नहीं डिजाइन है सर, आप प्लीज चले जाएं, क्योंकि सारे लोगों की बात, सारे विचारों की बात होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है तो मैं क्या करूं? मैं कहां से बना के लाऊं एक आदमी जिसमें आपकी बात ही कहे? ऐसा तोता मेरे पास नहीं है, और ना ये शो है तोता वाला, तो इसमें हर आदमी हर अपनी बात। हाँ जी, बोलिए, जल्दी कंप्लीट करिए। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि आज पूरे देश के लोग बड़े पैमाने पर कांग्रेस साथ जुड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस के साथ जुड़ना इसलिए साबित होता है कि लोगों की, जनता का जो है भारतीय जनता पार्टी से, माननीय नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो गया है। मोह भंग हो गया, जी जी, कोई बात नहीं, आराम से, आराम से। हाँ जी। अच्छा, ये क्या धारणा बन रही है कि 2014 के बाद ही सब उल्टा सीधा हो रहा है? अरे जनाब, आप दूसरी चीजें देखिए, सिक्का का दूसरा पहलू। नए कश्मीर की नींव रखी गई है, इच्छा शक्ति किसने दिखाई? यहाँ पर इतने सालों से किसका उद्धार हुआ था? धरती का स्वर कहलाने वाला, वहां पर क्या हालत हुई थी? कोई जा सकता था? तो यहाँ पर अगर एक नई सुबह का आगाज हुआ है, उसका स्वागत करिए। 370-35 से धारा हटाई गई, लेकिन साथ में एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम लोग सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, तो ये भ्रांतियां फैलाने का काम कोई ना करे। और अंत में जनता जनार्दन होती है, जब लोकतंत्र का महापर्व होता है, अपने आप अपना बेशकीमती वोट देके तय कर देती है किसको सत्ता पे काबिज करना है और किसको सत्ता से बाहर का रास्ता दूर करना है। क्या नाम बताया तुमने? प्रिंस गौड़। प्रिंस गौड़, तुमको तो चुनाव लड़ना ही नहीं है। हाँ, तुम समझ लो, तुमको चुनाव नहीं लड़ना। बिल्कुल जनाब, जनाब। भैया जी, अभी ये कश्मीर की बात कर रहे थे, जो कश्मीरी पंडित है जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो कश्मीर छोड़ते जा रहे क्योंकि उनकी टारगेट किलिंग हो रही। और राज्यपाल ने ये कहा, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, कि हम इन्हें तनख्वाह ही नहीं देंगे। बताइए भैया जी, कैसे 35 और 370 हटा जब से हमारे सैनिक मारे जा रहे? इससे क्या फायदा हुआ हमारी आवाम का? अरे हमें चाहिए, अरे जो बेरोजगारी है उस पर तो तुम बात नहीं करते। बात भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये इधर के बजाय ध्यान इधर भटका देते हैं बस। वन बाय वन। मेरी कम्युनिटी में भी पूरे देश में एक धारणा बनाई गई है कि जितनी बीमारी है, जितना नफरत, द्वेष, घृणा, सब 2014 के बाद हुआ। पहले कांग्रेस के साथियों को मैं ध्यान दिलाऊं, पहले अमन चैन था, सब अमन चैन था, दूध की नदियां बह रही थी, दूध की नदियां। और बापू, कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं अंबिकापुर सरगुजा से आया। अंबिकापुर सरजा, हाँ जी, हाँ से मैं पिछले बार आया था 7 मई को, और आप ही के मंच के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र भाई सुनो एक मिनट, मैं अपने क्षेत्र अंबिकापुर से आए हैं, बहुत दूर से जी, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। हाँ। उस समय मांग किया था मैं कि हमारे यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली तक के लिए ट्रेन चलनी चाहिए, ट्रेन चलनी चाहिए अंबिकापुर से दिल्ली के लिए। हाँ, आपने मांग रखी थी। 7 मई को आया था मैं। 7 मई को आए थे। और 14 जुलाई को अपने यहाँ से ट्रेन तो चालू हो गया, लेकिन एक मांग अधूरा रह गया। अच्छा, ट्रेन चालू हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, बधाई हो आपको। इसके लिए केंद्र सरकार को और आपके इस माध्यम से सब बढ़िया। और कोई एक मांग रह गई? रुको, पहले बात पूरी होने दो, मौलाना बात पूरी करेंगे जी। नौदा खाली बापू गए थे 2014 के बाद जी। नेल्ली आसाम में एक जगह है, इनको नहीं याद होगा, कांग्रेस के लोगों को याद भी नहीं रहता। कोकराझार भी इनको याद नहीं होगा। तब 2014 के बाद की घटना सब गिना रहा हूं मैं। वो बच्चा भागलपुर का है, जहां भागवत झा थे, वो भी स्वर्गीय हो गए शायद, सांसद भी थे, मुख्यमंत्री थे, केंद्र में स्वर्गीय राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जी पटना पहुंच गए, भागलपुर नहीं गए। 2 महीने तक दंगा होता रहा 2014 के बाद। ये लोगों को समझना, हाशिमपुरा 2014 के बाद, मुरादाबाद 2014 के बाद, कानपुर 2014 के बाद, वाराणसी 2014 के बाद, मऊ 2014 के बाद, नालंदा बिहार का 81 की बात है, 71 2014 के बाद, सीतामढ़ी 2014 के बाद, अब टाटा। मौलाना कैसे याद करते हो? सब याद है। बोले याद नहीं करते, ये आंखों के सामने का मंजर है तो भूल कैसे जाए? ये आंखों के सामने का मंजर। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? सुनील, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो सर वैसे यूपी से हूँ। यूपी से हैं भाई, सुनिएगा बात, सुनिएगा यूपी में जी, बोलिए। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे भी एक भाई मेरे खड़े थे, क्या क्या गए थे यूपीएससी से वो, और वो क्या क्या गए कि बीजेपी का मतलब सबका साथ सबका विकास।
भैया पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, कम से कम 1000 लोग होंगे। 1000 लोग में से ये बता दो बीजेपी वाले कितने, एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो। और महंगाई से कौन दुखी है ये जरा बता दो, कौन दुखी है भैया? और सबसे ज्यादा अरे सुनो, ये तुम्हें चुनाव लड़ना है क्या? हाँ? नहीं लड़ना है तो फिर हाथ खड़े क्या करवा रहे? मैं बता रहा हूँ सर पब्लिक को। अरे तो मेरा काम है हाथ खड़े करवाना, तुम है ना मेरा, तुम तो मेरी नौकरी खत्म कर दोगे यार। नहीं, हमें हाथ खड़े नहीं करवाना। अपनी बात को मैं अपनी बात यही कह रहा हूँ कि पब्लिक यहाँ पे इतनी खड़ी है, लेकिन कौन बीजेपी से खुश है जरा मुझे ये बता दो बस। और कौन कांग्रेस से खुश है ये देख लो। महंगाई से कौन दुखी है जरा ये बता दो। महंगाई से कौन दुखी है बड़े भाई, सब बता के देना यहाँ पे जवाब। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुनील। सुनील, महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ऑफ कोर्स मुद्दा है, इसको नोबडी कैन डिनाई। जी जी, आराम से जी। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मेरा दिल्ली से ही है, मैं राजा बिहार, दिलराज पांडे मेरा नाम है। हाँ जी। मेरा लड़का कल जो है वो 11 बजे से गायब है। मैंने FIR। एक मिनट रुकिए भाई, प्लीज सर, बहुत सीरियस बात है सर, कोई बहुत सीरियस बात है प्लीज। ये शो कई लोगों के लिए जीवन मरण का भी प्रश्न होता है। कुछ लोग बड़ी दूर से आते हैं, उनका बेटा खो गया कल से, वो कोई अपनी बात कहना चाहते हैं। प्लीज प्लीज, आप बहुत अच्छे लोग हैं। जी बाबूजी क्या कह रहे थे? मेरा नाम दिलराज पांडे है, मैं हाँ। राजा बिहार बादली स्टेशन के पास में रहता हूँ। हाँ जी। और वहाँ से 11 बजे। कितना, क्या उम्र है बेटे की? 15.5 साल। 15.5 साल। कैसे घर से कब निकला? घर से 11 बजे निकला है और उसके बाद अभी तक नहीं आया। अच्छा, रिपोर्ट लिखाई आपने? FIR कराई है और उसके बाद अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मुझे मिली वहाँ से, थाने से। हम सारे लोग इस बात के लिए आपको कहते हैं कि प्रभु जल्दी उनको लौटाएं घर, जल्दी वो आए घर और वेट करिए। अरुणेश पांडे। और मैं कह सकता हूं कि अगर अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि अगर वो कहीं प्रोग्राम देख रहे हैं या कहीं मौजूद हैं या सुन रहे हैं या उनको जानने वाले उनको जानते हैं, तो जरूर निश्चित तौर से वो लौट के आए। और घर में कोई बात है तो अपनी बात पिता से कहें, आके माँ से कहें और परिवार में लोगों से कहें। जी बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, इधर कौन बात कर रहा था? हाँ जनाब जी। ये कह रहे थे जो राहुल गांधी के बारे में, मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए जितने मुख्यमंत्री हैं, जैसे प्रधानमंत्री के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश कुमार हों, सारे लोगों के पास एक विजन है। जैसे मान लीजिए गुजरात मॉडल था मोदी जी के पास, राहुल गांधी के पास इस तरह का कौन सा मॉडल है? जरा कोई समझा दे तो। सिर्फ गांधी परिवार छोड़ के उनके पास कौन सा मॉडल है? गांधी परिवार के अलावा जिस तरह से मान लीजिए बाकी प्रधानमंत्री। रुको भाई, ये क्या गलत बात है? नहीं आप डांट खाएंगे। जब बोले दी, जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार, KCR जो भी हैं, जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वो दिखा सकते हैं कि हमने इतने दिन रह के यह काम किया, अपना एक मॉडल दिखा सकते हैं। राहुल गांधी के पास इस देश के डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल है? ये कोई कांग्रेसी बता के बताए। वाह, सवाल है, आप जवाब देंगे? हाँ रुको। कांग्रेस ने स्विस ये करके हवाई जहाज तक बनाया है और किसी दग नहीं बना। जो आज सवाल उन्होंने पूछा कौन सा मॉडल है। देखिए, मॉडल की बात पूरा विश्व जानता है कि कांग्रेस की स्थापना जब से हुई तब से सारे लोग नीचे से। अरे निबंध नहीं पूछ रहे हैं कि गाय के 4 टांग होती है, एक पूंछ होती है, 2 सींग होती है। रुको, कांग्रेस विल आंसर। जी देखिए, अभी जो जितनी चर्चा किया इन्होंने, जितना लंबा लिस्ट दिया है, ठीक है, इनको कुछ चीजें याद है। सवाल आपका बहुत अच्छा है और आई होप कि रुके प्लीज, सवाल बहुत अच्छा है। आप बोलना चाहते हैं कुछ? राहुल गांधी क्या है जो मॉडल पेश करेगा? अरे यार, क्या है राहुल गांधी जो मॉडल पेश करेगा? नहीं, राहुल गांधी उनके सम्मानित नेता हैं और बस ठीक है बस। प्रतीक जी, अभी 3 साल का डाटा आया है और नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं, संसद के पटल पर रखा कि पूरे देश में 3449 हिंसा घटना जो सांप्रदायिक दंगे हुए और दिल्ली की राजधानी में सबने देखा कि इसी सीपी पर कैसे रैलियां चल रही थी और क्या क्या गालियां दी जा रही थी और कितनी रैलियां और कितने दंगे हुए हैं, सबने देखा। हमारे पास जो मॉडल है, हमने 10 साल मनमोहन सिंह के मॉडल को दिखाया। राहुल गांधी जी, आपका तो मॉडल यही है सबसे बड़ा। बोलिए से कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमारे पास मॉडल है कैसे नौजवानों को रोजगार देंगे हम। हाँ। जी देखिए, वो तो जनता तय करेगी कि कौन नफरत की दुकान को बढ़ावा दे रहा है या कौन मोहब्बत आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोग जब से होश संभाला है, यहाँ पर हमने ये नहीं देखा, किसी का धर्म नहीं देखा, किसी का नाम नहीं देखा। दिलीप कुमार साहब की पिक्चरें देखते थे, फिल्में देखते थे, नसीरुद्दीन शाह की देखते थे। ये तो
ये तो जनता तय करती है कि कौन बांटने का काम कर रहा है। प्रतीक जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास की एसटी एसएन कह रहे थे विकास की बात होना चाहिए, नौकरियों की क्यों बात नहीं होना चाहिए कि 45 सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी अभी हुई है 45 सालों में, क्यों बात नहीं होना चाहिए कि महंगाई दर सबसे ज्यादा है, क्यों बात नहीं होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी का मिला है। मैं अकेली महिला हूँ इस पैनल पे, सबसे कम समय मुझे मिला है। मैं एसटी हसन के लिए बात कहना चाहती हूँ कि वो है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो समाज के लोगों को भड़काते हैं, कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे और आपकी संस्थाएं बंद हो जाएंगी। अगर आप तलाक की बात करते हैं तब वो भड़काते हैं। उनका काम ही है जहर उगलना, जो अपनी समाज में एकता की बात नहीं कर सकते, अपनी समाज की महिलाओं के अधिकार की बात नहीं कर सकते, उनसे आप एकता की उम्मीद करते हैं। के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। पार्टी कहती है बलात्कारियों को लड़के हैं गलती हो जाती है, आतंकवाद के दोषियों को कानूनी सहायता बेरोजगारी को जवाब दो, बेरोजगारी को जवाब दे दिया, क्यों नौकरी 2 करोड़। कहाँ से आए बाबूजी? कालका जी। कालका जी से हाँ। क्या हुआ? मेरे यहाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे ऊपर वाले ने परेशान कर रखा है,